हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का सिविक्स। लेसन 6 हम पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का नाम है स्थानीय सरकार। पिछले पार्ट में हमने पेज नंबर 65 तक पढ़ लिया था। आज के वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे एंड इस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सारा क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने 65 पेज नंबर तक पढ़ा था और उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। आज के वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे एंड इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको भी हम लोग देखेंगे। दोस्तों, अगर आप क्लास 8 का इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए मेरे सेकंड चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरे सेकंड चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लास 8 का चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 2 का भी एक वीडियो अपलोड हो चुका है। आपको सारे वीडियोस मेरे सेकंड चैनल पर मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में भी सेकंड चैनल पर सारे वीडियोस अवेलेबल होते हैं, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो के ऊपर आई बटन में भी आपको सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा। क्लास 8 का चैप्टर 2 स्लिप चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड हो चुका है। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं गाँव का प्रशासन। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसको हम पढ़ेंगे, साथ ही साथ इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। हमारे देश में 6 लाख से भी अधिक गांव हैं। उनकी समस्याओं को सुलझाना आसान काम नहीं है। गांव में भी बेहतर व्यवस्था के लिए एक प्रशासन होता है। आपको इसके बारे में भी जानना चाहिए। तो ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। गाँव के प्रशासन के बारे में पढ़ने वाले हैं। पुलिस थाने के कार्य के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। एक कहानी यहाँ पर दी गई है। इस कहानी के द्वारा ही पुलिस थाने के कार्य को समझाया गया है। चलिए हम इसको पढ़ते हैं। राम जी राजपुर गांव के रहने वाले हैं। राम जी अपने खेत में एक कमरा बनवाना चाहता था। 4 दीवारी बनवाने के लिए कामगारों को बुलाकर गड्ढा खुदवाने लगा। तभी प्रकाश मोहन ने आकर उसे मना किया कि आप अपनी ही ज़मीन में 4 दीवारी बनाओ। राम जी इस बात से सहमत नहीं हुआ। वह मजदूरों को आगे काम बढ़ाने को बोला। प्रकाश इस पर नाराज होकर झगड़ा करने पर उतार हो गया। राम जी पूर्व में ग्राम पंचायत का मुखिया था, अतः उसने अपने धन बल के द्वारा जबरदस्ती 4 दीवारी का निर्माण करवा लिया और प्रकाश के साथ मारपीट भी की। मतलब ये राम जी जो है इसने प्रकाश के ज़मीन पर जबरदस्ती गड्ढा खुदवाया, तो इसलिए दोनों के बीच लड़ाई हुई। प्रकाश मोहन के भाई श्याम, जो पटना में व्यवसाय करते थे, घर आए तो सारी घटनाओं को सुने। श्याम ने प्रकाश मोहन को नज़दीक के पुलिस थाने में मामले की रिपोर्ट लिखवाने के लिए तैयार किया। रिपोर्ट का मतलब हो गया कि उसके खिलाफ केस दर्ज किया। ठीक है। प्रकाश मोहन के भाई श्याम ने राम जी के खिलाफ केस दर्ज किया। प्रकाश मोहन के पड़ोसी ऐसा नहीं चाहते थे क्योंकि वे समझते थे कि ऐसा करना पैसा एवं समय की बर्बादी है। तो केस लड़ने में टाइम भी बर्बाद होता है और पैसा भी बर्बाद होता है, तो इसलिए प्रकाश मोहन के पड़ोसी ऐसा नहीं चाहते थे कि प्रकाश मोहन केस करे। श्याम सबको समझाकर रपट लिखवाने हेतु मोहन को लेकर थाने चल पड़ा। प्रकाश ने श्याम से पूछा कि क्या थाने के कार्य क्षेत्र में हमारा गांव आता है? श्याम: हाँ, प्रत्येक पुलिस थाना का एक क्षेत्र होता है जिसमें हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि का केस दर्ज करके थाने का प्रशासन पूछताछ, जांच पड़ताल तथा कार्रवाई करता है। हमारा गांव इस थाने के क्षेत्र में आता है। फिर प्रकाश मोहन तथा श्याम ने थाना पहुंचकर मामला दर्ज कराया। थानेदार ने उन्हें उनके गांव पहुंचकर घटना की जांच पड़ताल एवं कानून सम्मत कार्रवाई करने का वायदा किया। तो दोनों भाइयों ने, प्रकाश मोहन और श्याम ने, थाने जाकर राम जी के खिलाफ केस दर्ज किया। तो पुलिस ने उनसे वादा किया कि हम आपके गांव पहुंचकर इसकी जांच पड़ताल करेंगे। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। क्या पुलिस थाना में सभी लोग अपनी समस्या को लेकर जा सकते हैं? शिक्षक से चर्चा कीजिए। पुलिस थाने में कोई भी आम आदमी अपनी समस्या लेकर जा सकता है। तो इसका आंसर होगा हाँ। क्या इस विवाद को सुलझाने का और भी कोई तरीका हो सकता था? तो एक तरीका नीचे दिया गया है। ठीक है। हल्का कर्मचारी के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे ये हल्का कर्मचारी के पास जो है ज़मीन का लेखा जोखा रखते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर समझ लेंगे। ठीक है। ग्राम कचहरी क्या है, यह कैसे कार्य करती है? जैसे कि बड़े बड़े कोर्ट होते हैं, न्यायालय होते हैं,
तो उसी तरह छोटे स्तर पर जब किसी समस्या को सुलझाया जाता है, गांव में किसी समस्या को सुलझाया जाता है, तो उस न्यायालय को हम कहते हैं ग्राम कचहरी। पुलिस के क्या क्या काम हैं, सूची तैयार कीजिए। पुलिस का सबसे इम्पोर्टेंट काम है कानून व्यवस्था की स्थापना करना और बड़े बड़े संस्थानों या फिर किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति जो होते हैं, स्पेशल पर्सन जो होते हैं, उनकी सुरक्षा करना, अपराधों को रोकना, लोगों की समस्या को सुनना, उसको सुलझाना और ज़रूरत पड़ने पर जान व माल की रक्षा करना। तो ये सारे पुलिस के काम होते हैं। चलिए अब हम हल्का कर्मचारी के बारे में पढ़ते हैं। हल्का कर्मचारी का काम, इसमें हमें इसका आंसर भी मिलेगा। आपने राम जी और प्रकाश मोहन के झगड़ा को जाना। क्या पुलिस थाना को छोड़कर भी इस समस्या का समाधान किया जा सकता है? क्या कोई सभी लोगों की ज़मीन का अभिलेख रखता है? उनको रखने वाला कौन होता है? तो गांव की ज़मीन को नापना और उसका अभिलेख रखना हल्का कर्मचारी का काम होता है। इसको पटवारी, लेखापाल, ग्रामीण अधिकारी, कानूनगो भी कहते हैं। ठीक है, हल्का कर्मचारी को ही पटवारी, लेखापाल, ग्रामीण अधिकारी, कानूनगो कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमने पढ़ा इसके झगड़े के बारे में, राम जी और प्रकाश मोहन के झगड़े के बारे में, तो इस झगड़े को हल्का कर्मचारी सुलझा सकता था बिना किसी विवाद के। आगे है, हमारे यहाँ ज़मीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी को हल्का कर्मचारी कहते हैं। हल्का कर्मचारी की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। वह कुछ गांवों के लिए जिम्मेदार होता है। नक्शे के आधार पर बने खसरे पंजी के अनुसार वह ज़मीन का रिकॉर्ड रखता है। हल्का कर्मचारी के पास खेत नापने हेतु यानी कि खेत नापने के लिए लोहे की लंबी जंजीर होती है। इसे जरीब कहते हैं। लोहे की लंबी जंजीर को कहते हैं जरीब, और ये लोहे की लंबी जंजीर हल्का कर्मचारी के पास होता है क्योंकि उसी से वो ज़मीन मापते हैं। रामजी तथा प्रकाश के झगड़े को हल्का कर्मचारी शांतिपूर्वक बिना मुकदमे के सुलझा सकता था। कर्मचारी नक्शे के आधार पर ज़मीन को माप कर रामजी और प्रकाश के घर की ज़मीन को देख लेता, जिससे पता चल जाता कि कौन किसके तरफ की ज़मीन पर बढ़ रहा है, और इस तरह से इन दोनों का झगड़ा समाप्त हो जाता। तो यहाँ पर क्वेश्चन था, क्या इस विवाद को सुलझाने का और भी कोई तरीका हो सकता था? यहाँ पर प्रकाश मोहन ने क्या किया, राम जी के खिलाफ पुलिस थाने में जाकर केस दर्ज किया। तो इसके अलावा यही एक सॉल्यूशन था इस झगड़े का कि हल्का कर्मचारी के पास वो लोग जाते और हल्का कर्मचारी उनके ज़मीन को माप कर बता देती कि कौन सी ज़मीन किसकी तरफ बढ़ रही है, और इस तरह से झगड़ा वहीं पर ख़त्म हो जाता। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कुछ क्वेश्चन, इसको निम्न उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। तो यहाँ पर उदाहरण देकर आपको समझाया गया है। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश मोहन के घर के दक्षिण में जो ज़मीन है वह किसकी है? सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि प्रकाश मोहन की ज़मीन कौन सी है, राम जी की ज़मीन कौन सी है। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 तीनों में दिया गया है। पहला है प्रकाश मोहन की ज़मीन, ठीक है, प्रकाश मोहन पिता राम दुखी। दूसरा है यहाँ पर पहला नंबर ये वाला हो गया प्रकाश मोहन का ज़मीन, और दूसरा हो गया राम जी का ज़मीन, और तीसरा बिहार सरकार का ज़मीन। ठीक है, ये प्रकाश मोहन और ये राम जी और ये बिहार सरकार का ज़मीन। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश मोहन के घर के दक्षिण में जो ज़मीन है वह किसकी है? यहाँ पर उत्तर है, इस साइड उत्तर है और इस साइड है दक्षिण। तो प्रकाश मोहन के दक्षिण की तरफ जो ज़मीन है, इस तरफ जो ज़मीन है, ये ज़मीन है राम जी की। दूसरा है, राम जी और प्रकाश मोहन के ज़मीन के बीच की सीमा पर निशान लगाइए। तो ये है सीमा, इन दोनों के ज़मीन की सीमा। प्लॉट संख्या 3 को कौन इस्तेमाल कर सकता है? ये है प्लॉट संख्या 3। तो इसको कौन इस्तेमाल कर सकता है? क्योंकि ये ज़मीन बिहार सरकार की है तो इसको इस्तेमाल भी बिहार सरकार ही कर सकती है। प्लॉट संख्या 2 और 3 से संबंधित क्या क्या जानकारी हमें मिल सकती है? प्लॉट संख्या 2 और 3 से हमें यही जानकारी मिल सकती है कि प्लॉट संख्या 2 ये राम जी की ज़मीन है और प्लॉट संख्या 3 ये बिहार सरकार की ज़मीन है, और दोनों ज़मीन पर कुआं बना हुआ है, और प्लॉट संख्या 3 पर एक चारागाह भी है। प्लॉट संख्या 3 पड़ती ज़मीन है। पड़ती ज़मीन का मतलब होता है जहाँ पर फसल नहीं लगा हुआ हो, तो वैसी ज़मीन को कहते हैं पड़ती। चलिए आगे पढ़ते हैं।
हल्का कर्मचारी किसानों से भूमि कर लेकर जमा करवाता है तथा सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाले फसलों के बारे में भी जानकारी देता है। वह सर्वेक्षण के द्वारा यह काम करता है। किसान के फसलों का विवरण, कुआं, नलकूप आदि का लेखा जोखा भी राजस्व विभाग का काम है। इस काम का अवलोकन कई लोग करते हैं। बिहार राज्य कई जिलों में बटा हुआ है। जमीन का लेखा जोखा रखने हेतु जिलों को भी प्रखंड और अनुमंडल में बांटा गया है। तो जिलों को प्रखंड और अनुमंडल में बांट दिया गया है। जिला में सबसे ऊपर जिलाधिकारी, यानी कि जिला का हेड होता है जिलाधिकारी, उसके बाद उप समाहर्ता, फिर उसके नीचे अंचलाधिकारी, फिर उसके नीचे होता है अंचल निरीक्षक और अंत में हल्का कर्मचारी होता है। तो यहाँ पर मैंने इस सभी लाइन को अंडरलाइन किया है क्योंकि ये सारा लाइन इम्पोर्टेंट है। तो ये सभी अपने स्तर पर काम का निरीक्षण करते हैं और व्यवस्था रखते हैं कि लेखा पंजी सही हो। वे किसानों को उनकी ज़मीन की नकल भी देते हैं। जनता की आवश्यकता अनुरूप जाति, आय प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। अंचलाधिकारी के कार्यालय में जमीन विवाद को सुलझाया जाता है। कोई भी ज़मीन विवाद होता है तो अंचलाधिकारी के कार्यालय में जाना पड़ता है, वहीं पर ज़मीन विवाद को सुलझाया जाता है। एक नया कानून, हिंदू अधिनियम धारा 2005। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास ज़मीन है तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेती के काम में एक मददगार भर की मानी जाती है। उनके बारे में ज़मीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन बेटों में बांट दी जाती थी। हाल ही में यह कानून बदला गया। नए कानून के मुताबिक बेटों, बेटियों और उनकी मां को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फ़ायदा होगा। तो ये कानून लागू हुआ है 2005 में। तो पहले ये कानून था कि पिता की संपत्ति में सिर्फ बेटों को हिस्सा मिलता था, लेकिन जब से ये नया कानून बना है तो अब पिता की संपत्ति में बेटियों को भी और उनकी पत्नी को भी हिस्सा मिलता है। और यहाँ पर एक कविता दिया गया है। आगे एक लड़की जया की कहानी है। जया एक खेतीहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वह शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद जया अक्सर खेती के काम में मां का हाथ बटाने आती है। उसकी मां ने पटवारी से कहा कि ज़मीन पर अब बेटे के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए। जया की मां बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है। जया भी इसी निश्चिंता में जी रही है कि ज़रूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की ज़मीन से काम चला सकती है। सरकार के सार्वजनिक कार्य जो लोगों के लिए होते हैं वे कई विभागों के द्वारा चलाए जाते हैं, जैसे दूध उत्पादक समिति, जन वितरण प्रणाली, बैंक, बीज एवं खाद हेतु प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति, डाक बंगला, आंगनबाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आदि। अपने इलाके के सार्वजनिक सेवाओं के बारे में ये तालिका भरिए। तो एक सारणी दी गई है, इस सारणी को आपको फिल करना है। आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में जो भी सार्वजनिक सेवा वाली चीज़ें हैं उसके बारे में आप लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कि उसका उद्देश्य क्या है, उसके नियम क्या हैं, उसकी समस्याएं क्या है और उसके सुधार के तरीके क्या है। जैसे कि नल हमारे इलाके में होता है, नल और नाला, पक्की सड़क, चापाकल। नल और चापाकल का उद्देश्य यही है कि हर घर में पानी पहुँचे ताकि किसी को भी पानी की समस्या ना हो। तो नाला बनाने का उद्देश्य ये होता है कि किसी भी व्यक्ति के घर का पानी, उसको पानी बहाने में दिक्कत ना हो, सभी नाले में पानी बहा सकते हैं। पक्की सड़क हमारे इलाके में इसलिए बनाए जाते हैं ताकि लोगों को आवागमन में सहायता मिले, किसी भी व्यक्ति को आवागमन करने में, आने जाने में दिक्कत ना हो। और इसमें आपको नियम लिखने हैं। यहाँ पे जितनी भी सार्वजनिक सेवा वाली चीज़ें मैंने आपको बताई, इसमें कोई भी व्यक्ति अपना हक नहीं जता सकता है। कोई भी एक व्यक्ति ये नहीं बोल सकता है कि ये नल, नाला या फिर पक्की सड़क या चापाकल ये मेरा है, ये सिर्फ मैं उपयोग कर सकता हूँ। सार्वजनिक का मतलब ही होता है कि इसका उपयोग सबके लिए है। और इसमें समस्याएं ये होती है जैसे कि नल है और चापाकल है,
तो अगर ये ख़राब हो गया तो इसको ठीक कौन करवाएगा। नाला है, नाला अगर टूट गया या फिर गंदगी की वजह से जाम हो गया तो नाले की मरम्मत कौन करवाएगा और नाले को साफ़ कौन करेगा। पक्की सड़क है, पक्की सड़क अगर टूट गई तो उसकी मरम्मत कौन करेगा। ये कुछ समस्याएं होती है। सुधार के तरीके में आप लोग लिखेंगे कि ये सब चीज़ें, ये सार्वजनिक सेवा वाली जो चीज़ें हैं, ये अगर ख़राब हो जाता है या इसमें कोई समस्या आ जाती है तो इसका निदान कौन करेगा। तो इसका निदान मुखिया करते हैं। मुखिया ग्राम पंचायत के प्रधान होते हैं, तो मुखिया ही इन सभी चीज़ों को देखते हैं। मुखिया को सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा अनुदान राशि प्राप्त होती है, जिससे वो इन चीज़ों की मरम्मत करवाते हैं और इनकी समस्याओं को दूर करते हैं। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं नगरों का स्थानीय शासन। इसके पहले हमने पढ़ा था गांव का प्रशासन। शहरों में भी जनसंख्या के आधार पर प्रशासन का निर्माण किया जाता है। बड़े शहरों के लिए नगर निगम एवं छोटे शहरों के लिए नगर परिषद, जिसको नगर पालिका, नगर परिषद को नगर पालिका भी कहते हैं, तथा कस्बाई शहरों के लिए नगर पंचायत की स्थापना की गई है। बिहार राज्य में कोई महानगर नहीं है। हमारे यहाँ केवल नगर निगम, नगर परिषद जिसको नगर पालिका कहते हैं, तथा नगर पंचायत ही है। नगर परिषद मध्यम स्तर के शहरों जिनकी जनसंख्या 40,000 से 2 लाख के बीच होती है, वहाँ की स्थापना की जाती है। नगर परिषद की स्थापना वहीं पर की जाती है जहाँ की जनसंख्या 40,000 से 2 लाख के बीच होती है। उसी प्रकार छोटे शहर जो गांव से शहर का रूप लेने लगते हैं, वहाँ नगर पंचायत बनाई जाती है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। नगर परिषद की स्थापना वहीं पर की जाती है जहाँ की जनसंख्या 40,000 से लेकर 2 लाख के बीच होती है। तो उसी तरह से छोटे शहर जो गांव से शहर का रूप लेने लगते हैं, वहाँ नगर पंचायत बनाई जाती है। शहर बनने के लिए यह माना जाता है कि अधिकांश लोग अपनी जीविका कृषि से नहीं बल्कि व्यापार, नौकरी, उद्योग आदि से चलाते हैं। तो गांव में लोग ज़्यादातर क्या व्यवसाय करते हैं? कोई व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं या फिर कोई उद्योग चलाते हैं। तो वैसे जगह को ही हम शहर कहते हैं। और किसी भी शहर की आबादी गांव की आबादी की अपेक्षा बड़ी होती है। बिहार में पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में की गई थी। बिहार के अन्य शहरों मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, गया, आरा, बिहारशरीफ, पूर्णिया, कटिहार और मुंगेर में भी नगर निगम की स्थापना की गई है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं। शहर कैसे बनते हैं? आसपास के उदाहरण के साथ चर्चा करें। दूसरा है नगर पंचायत और नगर निगम में क्या अंतर है, पता करें। चलिए हम दोनों क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर पेज नंबर 71 में 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है शहर कैसे बनते हैं, आसपास के उदाहरण के साथ चर्चा करें। इसका आंसर होगा शहर में जनसंख्या के आधार पर प्रशासन का निर्माण किया जाता है। मैंने यहाँ पर जो आंसर में लिखा है वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है, मतलब आंसर हमने यहीं से लिखा है, इसी पैराग्राफ से हमने इसका आंसर भी लिखा है। शहर बनने की जनसंख्या 40,000 से 2 लाख के बीच होती है। उसी तरह छोटे शहर जो गांव का रूप लेने लगते हैं, वहाँ के अधिकांश लोग अपनी आजीविका कृषि से नहीं बल्कि नौकरी, व्यापार आदि से करते हैं। बिहार में पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में की गई थी। बिहार के दूसरे शहरों मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, बिहारशरीफ, आरा और गया में भी नगर निगम की स्थापना की गई। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर में है नगर पंचायत और नगर निगम में क्या अंतर है, पता करें। तो इसका आंसर होगा नगर पंचायत के बारे में पहले हम लोग देखते हैं। जो छोटे शहर गांव से शहर का रूप लेने लगते हैं, वहां नगर पंचायत बनाई जाती है। यह नगर पंचायत इन शहरों के कार्य करती है। नगर निगम आबादी के अनुसार नगर निगम कई भागों में बांटा गया है, जिसे वार्ड कहते हैं। यह नगर निगम ज़्यादातर कार्यों को करती है। चलिए इसको हम फिर से यहाँ पर समझते हैं, नगर निगम और नगर परिषद को। आप जानते हैं कि पटना में नगर निगम है। नगर निगम को बेहतर रूप से समझने के लिए हम लोग पटना नगर निगम के बारे में जानेंगे। ब्रिटिश काल से ही पटना सिटी नगर पालिका एवं पटना प्रशासकीय समिति कार्यरत थी। नगर को आबादी के अनुसार कई भागों में बांटा गया है, जिसे वार्ड कहा जाता है। पटना नगर को 72 क्षेत्रों यानी कि 72 वार्डों में बांटा गया है। सभी वार्डों से एक एक व्यक्ति चुनकर आते हैं। वे वार्ड काउंसलर या पार्षद कहलाते हैं।
सभी पार्षदों का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। निगम परिषद अपने निर्वाचित सदस्यों में से ही एक महापौर एवं एक उप महापौर चुनते हैं। महापौर निगम परिषद का अध्यक्ष एवं सभापति होता है। निगम परिषद की बैठक प्रत्येक माह होती है। तो नगर निगम की स्थापना जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। जनसंख्या के आधार पर ही नगर निगम को कई भागों में बांटा जाता है, तो जिसको वार्ड कहते हैं। यहाँ पर नगर निगम के कार्य भी दिए गए हैं। निगम परिषद के काम करने के लिए अलग अलग समितियां बनाई जाती है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, लोक निर्माण, उद्यान आदि। नगर निगम के प्रशासन के लिए एक नगर आयुक्त होता है, जो आमतौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा स्तर का पदाधिकारी होता है। नगर आयुक्त नगर निगम का मुख्य प्रशासक है। निगम परिषद एवं समितियों के द्वारा लिए गए निर्णयों के तहत कार्य संपादन करना आयुक्त एवं कर्मचारियों का काम है। उदाहरण के लिए पटना नगर निगम के कार्य इस प्रकार हैं। पटना नगर निगम का कार्य यहाँ पर दिया गया है। पहला है जल, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी कार्य, जैसे कि पानी की व्यवस्था। ये हो गया पहला। सार्वजनिक सुविधा के कार्य, पहला हो गया जल, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी कार्य। शॉर्ट में आप ये भी लिख सकते हैं। सार्वजनिक सुविधा के कार्य, इसमें क्या क्या आता है, जैसे कि सड़क साफ करना, कचरा उठाने की व्यवस्था करना एवं नालियों की सफाई, सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था आदि। तीसरा है विकास संबंधी कार्य, जैसे कि सड़क बनाना, नालियाँ खुदवाना, सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था एवं वाहन ठहराव यानी कि वाहन पड़ाव की व्यवस्था करना। चौथा है शिक्षा संबंधी कार्य। पांचवा है प्रशासनिक कार्य, जैसे कि जन्म, मृत्यु, पंजीयन आदि के कार्य। आपातकालीन कार्य, आपातकालीन मतलब क्या होता है, इमरजेंसी, जैसे आग लगने पर बुझाना, बाढ़ आने पर रोकने के प्रयास करना। पर्यावरण सुरक्षा, जैसे वृक्षारोपण एवं इसकी देखभाल करना। आठवां है झुग्गी झोपड़ी, मलिन बस्ती का विकास कार्य आदि। नवा है विविध कार्य, जैसे कि जमीन एवं मकान का सर्वेक्षण एवं नक्शा बनाना, जनगणना, वधशाला की व्यवस्था करना। इसी प्रकार अन्य शहरों में भी नगर परिषद या नगर पंचायत बनाकर काम किया जाता है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा पटना नगर निगम के कार्य के बारे में। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है पार्षद को चुनाव द्वारा क्यों चुना जाता है। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। नगर को आबादी के अनुसार कई भागों में बांटा गया है, जिसे वार्ड कहा जाता है। पटना नगर को 72 क्षेत्रों यानी कि 72 वार्डों में बांटा गया है। सभी वार्डों से एक एक व्यक्ति चुनकर आते हैं, वे वार्ड काउंसलर या पार्षद कहलाते हैं। सभी पार्षदों का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है, तो इसीलिए पार्षद को चुनाव के द्वारा चुना जाता है। सेकंड नंबर में है नगर निगम के पार्षद और कर्मचारी के काम में क्या अंतर है। इसका आंसर होगा नगर निगम के पार्षद के प्रशासन के लिए एक नगर आयुक्त होता है, जो आमतौर पर एक भारतीय प्रशासनिक सेवा स्तर का पदाधिकारी होता है। नगर आयुक्त नगर निगम का मुख्य प्रशासक है। नगर निगम का जो पार्षद होता है वो नगर निगम का मुख्य प्रशासक होता है। और कर्मचारी नगर निगम परिषद एवं समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों के तहत कार्य संपादन करना आयुक्त एवं कर्मचारियों का काम है। ठीक है, तो नगर निगम के पार्षद और समितियों के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं कि कौन कौन से काम करना है और कहाँ पे करना है, कैसे करना है, तो ये सारे काम जो हैं कर्मचारियों द्वारा करवाए जाते हैं, जैसे जल व्यवस्था, विकास संबंधी कार्य आदि। तो ये सब काम जो इसकी व्यवस्था करना कर्मचारियों का काम है। पार्षद जो होते हैं वो एक डेटा तैयार करते हैं कि उनको कौन से काम किस तरह से करना है, कहाँ पर करना है, और वो सारे काम कर्मचारियों द्वारा या आयुक्त द्वारा करवाया जाता है। तीसरा है अलग अलग समितियां बनाने की ज़रूरत क्यों होती है। इसका आंसर हो जाएगा अलग अलग समितियों के द्वारा ही हम अपने कार्यों को सुव्यवस्थित तरीके से कर सकते हैं और वह काम आसानी से किया जा सकता है। अलग अलग समितियों के द्वारा काम जो है अपने ढंग से अच्छे से सुव्यवस्थित ढंग से कर सकते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है क्या इन परिषदों से स्थानीय समस्याओं का हल हो सकता है। अपने इलाके के उदाहरण को समझाएं। इसका आंसर हमने यहाँ पर लिखा है। इसका आंसर होगा हाँ, इन परिषदों से स्थानीय समस्याओं का हल हो सकता है। उदाहरण, हमारे नगर में पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी तो वहाँ नगर निगम परिषद ने अपने तरीके से जल मुहैया कराया, जिससे अब जल की व्यवस्था सही रहती है।
तो नगर निगम परिषद जो है, जल की समस्या होने पर नगर निगम परिषद अपने तरीके से जल की व्यवस्था कर देते हैं, जिससे लोगों को जल की कोई भी दिक्कत नहीं होती है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ग्राम एवं नगर दोनों जगह वार्ड बनाए गए हैं, ऐसा क्यों? चर्चा करें। इसका आंसर होगा ग्राम और नगर दोनों जगह वार्ड बनाए जाते हैं क्योंकि ग्राम की समस्या और उसका हल गांव के वार्ड आपसी सहयोग और प्रशासनिक उपायों द्वारा कर सके। गांव और शहर दोनों जगह वार्ड बनाए जाते हैं, इससे बहुत फ़ायदा होता है। अगर कोई भी समस्या आती है गांव या नगर में, तो वो अपने सहयोग के द्वारा एक दूसरे के सहयोग से उस समस्या का समाधान करते हैं। तो इसलिए ग्राम और शहर, ग्राम और नगर दोनों जगह वार्ड बनाए जाते हैं। हमने 73 पेज नंबर तक पढ़ लिया है। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, सारा क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।